नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का किया अनावरण। 6.5 मीटर है मूर्ति की ऊंचाई। सीएम योगी मुलायम सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भी मुलायम सिंह के घर कुछ वक्त तक रुके। पंजाब विधानसभा भवन के लिए केंद्र से जमीन मांगने पर कांग्रेस ने सीएम मान पर साधा निशाना, कही ये बात। और गोवा में कांग्रेस पर सियासी संकट, सोनिया ने खुद संभाला मोर्चा। जानिए शुरुआत से लेकर अब तक क्या हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, देश की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। उन्होंने नए संसद के काम में लगे श्रमजीवी से बातचीत भी की। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ 9500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांस्य से बना है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर कास्ट किया गया है। प्रतीक के समर्थन के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक की ढलाई की अवधारणा, स्केच और प्रक्रिया मिट्टी मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स से कांस्य कास्टिंग और पॉलिशिंग तक तैयारी के 8 अलग अलग चरणों से गुजरी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया था और यह परियोजना प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक अभिन्न अंग बताया जा रहा है कि इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की कुल लागत 920 करोड़ से अधिक आई है। प्रधानमंत्री की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई यह इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रगति मैदान में आयोजित होने वाली विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक लोगों को आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। पीएमओ की विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस परियोजना के तहत बनाए गए अंडरपास में स्मार्ट फायर मैनेजमेंट, मॉडर्न वेंटिलेशन और ऑटोमेटेड वाटर ड्रेनेज सिस्टम, डिजिटल रूप से संचालित सीसीटीवी कैमरे और सुरंग के अंदर सार्वजनिक अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी सुविधा दी गई है। प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास से अब तक प्रगति मैदान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रदर्शनी में आयोजक और विजिटर आसानी से पहुंच पाएंगे। इस परियोजना की मदद से वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे यहां आने वाले लोगों के समय की बचत हो सकेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसलों पर सपा गठबंधन की पार्टियां विरोध जताती रही हैं। हालांकि ऐसा केवल राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नजर आता है। ऐसी ही कुछ गवाही एक तस्वीर दे रही है जो सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन शनिवार को हुआ था। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। तो वहीं सीएम योगी रविवार को उनके घर भी पहुंचे, जहां उन्होंने साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वे मुलायम सिंह के घर कुछ वक्त तक रुके रहे। तब उन्होंने सपा संरक्षक के पास जाकर इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाया और इसी दौरान एक तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रही है। इस तस्वीर में सीएम योगी सपा संरक्षक का हाथ थामे नजर आ रहे हैं, जबकि मुलायम सिंह का दूसरा हाथ सीएम योगी के कंधे पर है। वहीं इन दोनों के अलावा इस तस्वीर में पूर्व सीएम अखिलेश यादव, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव और कई अन्य लोग भी हैं। मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य भी बीते दिनों से खराब चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही उनकी तबीयत जब बिगड़ गई तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसे में इस तस्वीर को दोनों पार्टियों के बीच राजनीति से दूर हटकर व्यक्तिगत तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीति से इतर माना जा रहा है कि सीएम योगी ने सपा संरक्षक के पास जाकर उनका हालचाल भी जाना। बता दें कि साधना गुप्ता बीजेपी नेता अपर्णा यादव की सास और प्रतीक यादव की मां है। हरियाणा की तर्ज पर पंजाब को अलग विधानसभा के लिए केंद्र सरकार से जमीन मांगने पर सीएम भगवंत मान घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सीएम के बयान से भड़क गई है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव परविंदर मेहता ने मान पर जमकर हमला बोला है। मेहता ने दावा किया है कि मान भाजपा की कठपुतली बन गए हैं। दरअसल मेहता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में पंजाब के लिए नई विधानसभा बनाने के लिए जमीन की मांग की है। मान की इस मांग ने हमारे राज्य के रुख को कमजोर
जोर कर दिया है। केवल पंजाब का चंडीगढ़ पर अपनी राजधानी के रूप में अधिकार है। मान ने एक ट्वीट के जरिए यह मांग की और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नई विधानसभा के लिए हरियाणा की जमीन की मांग का विरोध करने के बजाय उन्होंने इसका उदाहरण दिया और कहा कि पंजाब को भी उसी तर्ज पर जमीन आवंटित की जानी चाहिए। केंद्र से हरियाणा की मांग को खारिज करने का आग्रह करने के बजाय मान ने उनकी मांग का समर्थन किया है और यह फैसला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच एक सुनियोजित साजिश के तहत लिया गया है। मेहता ने कहा मान के पास अभी भी अपनी गलती सुधारने का समय है। उन्हें केंद्र को लिखना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि हरियाणा कहीं और विधानसभा बनाएं। इस बीच शिरोमणि अकाली दल ने अध्यक्ष सुखविंदर सिंह बादल ने पंजाब विधानसभा के लिए जमीन की मांग करने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर विचार करने के लिए मंगलवार को अपनी पार्टी की कोर कमेटी की आपात बैठक बुलाई है। श्रीयद अध्यक्ष ने कहा है कि उन्होंने शुरू में सोचा था कि मान ने अनजाने में यह टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मान से एक साजिश के तहत यह बयान दिलवाया है। बादल ने मान से अपना बयान वापस लेने को कहा है। और महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। गोवा से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के 6 से 10 विधायक पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो गोवा में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। हालांकि बागी विधायकों ने अभी तक बीजेपी में शामिल होने को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके विधायकों पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों से इनकार किया। आइए आपको बताते हैं कि गोवा कांग्रेस में विधायकों को इस बगावत की शुरुआत कब हुई और अब तक इस कहानी में क्या क्या मोड़ आए हैं। बता दें कि 40 विधायकों वाले गोवा विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के पास वर्तमान में 20 विधायक हैं और उसे 5 अन्य विधायकों का भी समर्थन हासिल है और वहीं कांग्रेस के पास 11 विधायक हैं, जिसमें 6 से 10 विधायकों के बीच बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। गोवा में सियासी भूचाल की शुरुआत रविवार सुबह से हुई थी, जिस समय कांग्रेस के 7 विधायकों ने गोवा में एक होटल में बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक की। हालांकि बात सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक एलेक्सो शिकेरा ने इस एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन तभी से गोवा कांग्रेस में संकट के बादल छाने लगे। बता दें कि आज से गोवा में विधानसभा सत्र शुरू होने हैं और लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस का विधायकों से संपर्क टूट गया है। जानकारी के मुताबिक दिगंबर कामत, माइकल लोबो, एलेक्सियो सेकिरा, केदार नायक, राजेश फलदेसाई, कार्लोस अल्वारेस, यूरी अलेमो, एल्टन डकोस्टा, दलीला लाबो ने कांग्रेस से बगावत कर ली है। कल शाम कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय में सभी विधायकों की आपात बैठक बुलाई थी, लेकिन ये सभी नेता बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके बाद दिनेश राव, गिरीश चोडनकरक और अमित पाटकर ने ही बैठक की है। कांग्रेस ने गोवा में संकट गहराते देख राज्य में माइकल लोबो को पक्ष विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया है। कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने लोगों को पद से हटाने का ऐलान किया। गुंडू ने बागी विधायकों पर साजिशन पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे माइकल लोबो और दिगंबर कामत को इस हरकत से काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन पार्टी हमेशा रहेगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की मंशा कभी भी दुनिया पर राज करने की नहीं रही, लेकिन कोई और देश आकर भारत पर राज करने की सोचने लगे, इसके लिए हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को विकसित करना ही होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, वैसे तो आर्टिफिशियल चीजों को पसंद नहीं किया जाता है, ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन आर्टिफिशियल क्षमता हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। सभ्यताओं की शुरुआत में खेती के उपकरण और गाड़ी के पहिए भी आर्टिफिशियल ही थे। अरेबियन नाइट्स में उड़ने वाला कालीन सुना था, लेकिन किससे आने वाले समय में हकीकत में तब्दील हो सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और न ही इस पर कुछ देशों का कब्जा होना चाहिए। इसका इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। और रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित 75 तकनीक और सैन्य उपकरण आज मिलने जा रहे हैं। इससे कई काम आसान हो जाएंगे, जैसे कि बॉर्डर पर सैनिकों को हथियार या रसद पहुंचानी हो, सरहद पर किसी रोबो सोल्जर को तैनात करना हो, LAC पर चीन के सैनिकों की मदारिन भाषा को तुरंत हिंदी या इंग्लिश में सुनना हो, या फिर सीमा पर दुश्मन देश के सैनिक के नापाक इरादे भांपने हों। इसी के साथ हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें भी और भी हैं, तब तक के लिए आप देखिए हेडलाइंस। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का किया अनावरण। 6.5 मीटर है मूर्ति की ऊंचाई।
सीएम योगी मुलायम सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भी मुलायम सिंह के घर कुछ वक्त तक रुके। पंजाब विधानसभा भवन के लिए केंद्र से जमीन मांगने पर कांग्रेस ने सीएम मान पर साधा निशाना, कही ये बात। और गोवा में कांग्रेस पर सियासी संकट, सोनिया ने खुद संभाला मोर्चा, जानिए शुरुआत से लेकर अब तक क्या हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, देश की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बार पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। खबर के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन समेत झारखंड के लिए कुल 16,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के लिए यहां 12 जुलाई को पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बाबाधाम देवघर पूरी तरह सज धज कर तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा समेत अन्य तैयारियों की समीक्षा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रविवार को की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री की 12 जुलाई की यात्रा की तैयारियां की एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा के उपरांत मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रमों की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसके लिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 401 करोड़ रुपए की लागत से बने देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के अलावा 12 जुलाई को देवघर एम्स में नवनिर्मित अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ रुपए की सड़क एवं पुल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री बाबाधाम में दर्शन पूजन भी करेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के आगमन और राजकीय श्रावणी मेला 2022 के तैयारियों की विस्तृत समीक्षा के लिए सर्किट हाउस सभागार में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन ने प्रधानमंत्री के 12 जुलाई के देवघर दौरे के मद्देनजर देवघर हवाई अड्डा, बाबा मंदिर एवं देवघर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को लेकर विभिन्न तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित वरीय अधिकारियों को विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री के रोड शो व बाबा मंदिर कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की तथा रूपलाइन में विशेष निगरानी व सुरक्षा के कड़े इंतजामों को लेकर संबंधित वरीय पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाए, जिससे सभी सुरक्षित व सुलभ जलार्पण कर सकें। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर हाल में सभी कांवड़ियों के साथ अपना व्यवहार विनम्र रखें। और वहीं गोंडा के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर एक दिन के दौरे पर गोंडा पहुंचे। उन्होंने योगी सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे सरकार औद्योगिक हब बनाने जा रही है, सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। तो वहीं मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा है कि अखिलेश जनभावनाओं का आदर करें, वरना उनका और सपा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आजम खान पर जुबानी हमला करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनता ऐसे लोगों से ऊब चुकी है, धर्म और समाज को बांटने वाले लोगों को जनता नकार चुकी है, जनता ऐसे लोगों को जान चुकी है, तभी बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में योग्य उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने वाले लोगों का स्वागत है। सरकार समाज को तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है। बाबा का बुलडोजर ऐसे लोगों की तरफ घूम चुका है। योगी और अखिलेश में कौन पसंद है, ये जनता ने निर्णय कर लिया है। इसी के साथ मंत्री अनिल राजभर ने उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गोंडा के जिला पंचायत सभागार में जिले के 7 बीजेपी विधायक और जिला प्रशासनिक के साथ प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही यह दावा किया है कि 100 दिन में सरकार ने 200 दिन का काम किया है और सरकार ने जनता का भरोसा जीतने का काम किया है, जिसका परिणाम भी सामने है। उपचुनाव में फिर से जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और बीजेपी सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। चुनाव के समय में संकल्प पत्र में जो वादा किया गया था उसको 90% धरातल पर उतार दिया गया है। तो वहीं विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग कहा करते थे कि हमारा घर है
वहां भी हमारी सरकार बनी। बीजेपी सरकार ने विकासवादी नीति अपनाई और जनता का विश्वास हमको मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सांसद बेटे नकुलनाथ ने पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में कहा कि वोट देना जनता का काम है। उनके लिए इस बयान पर अब बीजेपी ने चुटकी ली है। यहां बता दें कि पंचायत चुनाव में कमलनाथ और नकुलनाथ के वोट न डालने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सवाल उठा रहे हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुलनाथ ने रविवार को मीडिया से चर्चा के दौरान मतदान को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के वोट न देने के सवाल पर कहा, वोट देना जनता का काम है। बीजेपी इस चुनाव में हार रही है, वो कुछ भी झूठे आरोप लगा देती है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा की जनता बदलाव चाहती है, जनता हमारे साथ है। अब बीजेपी सांसद नकुलनाथ के इस जवाब पर ही सवाल उठा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी नकुलनाथ को सामंती तक कह डाला है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी लगाई है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ द्वारा मतदान नहीं करने पर लगातार हमलावर हैं। यहां बता दें कि मोखेड़ ब्लॉक के शिकारपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के परिवार का नाम मतदाता सूची में नाम दर्ज है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में यहां हुए मतदान में उन्होंने वोट नहीं डाला। उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा नहीं लिया था, जिसको लेकर प्रदेश भाजपा ने जमकर घेर रही है। और पत्रकारों से चर्चा के दौरान सांसद नकुलनाथ ने कहा है कि जिला और जनपद इस बार कांग्रेस की सरकार बैठेगी। जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है, इस कारण अब जिला पंचायत और जनपद पंचायत में पूरी बॉडी कांग्रेस की होगी। और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं देने और खिलाड़ियों को नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने मुहिम छेड़ दी है। इसमें 10 जिलों में 11 स्टेडियम बनाने के साथ में 220 खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी के साथ निःशुल्क जमीन भी दी जाएगी। ये वे खिलाड़ी होंगे जो खेलों में शानदार प्रदर्शन करेंगे। इस तरह की खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए 29 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत भी की जा रही है। और यही नहीं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत 10 जिलों के में 11 स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिसके लिए 16.50 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। इसमें प्रत्येक स्टेडियम के लिए 1.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उदयपुर में गिरवा, जोधपुर के केरू, करौली के हिंडौन, सीकर के घोद, नागौर के परबतसर, झुंझुनू के परसरामपुरा, अलवर के बांसुर, भरतपुर के रूपवास और उज्जैन चूरू के तारानगर, जयपुर के बगरू में नए स्टेडियम बनेंगे। सभी नए खेल स्टेडियम में 200 मीटर का सिंडर एथलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी के मैदान की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ढांचागत सुविधाओं के रूप में स्टेडियम कार्यालय को बिल्डिंग, टॉयलेट ब्लॉक, ट्यूबवेल, सड़कें और 4 दीवारी का निर्माण भी होगा। 29 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत होगी, जिसमें अब तक 25 लाख खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवा दिया है। पंचायत से राज्य स्तर पर होने वाले इस ओलंपिक में पंजीकरण कराने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन की तिथि तय की गई है। वहीं बड़ी बात यह भी है कि ग्रामीण ओलंपिक में विजेताओं को पंचायत कॉन्ट्रेक्चुअल कैडर में रिक्त पदों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राजस्थान में राजकीय भर्तियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण का भी प्रावधान है। तमिलनाडु अन्नाद्रमुक पार्टी के भीतर मचा घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी है। अब पार्टी की आम परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जहां दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर कई हमले किए गए। एडपाडी के पलानी स्वामी के तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक पार्टी का अंतरिम महासचिव बनने के बाद सोमवार को ओ पनीरसेल्वम पार्टी के से सभी पदों से निलंबित करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं और ओ पनीरसेल्वम समर्थकों जेसीडी प्रभाकर और वैथिलिंगम और पीएच मनोज पांडेयन को भी अन्नाद्रमुक से निष्कासित कर दिया गया है। तो वहीं पनीरसेल्वम ने पार्टी के अहम पदों से निकाल जाने के बाद पलटवार करते हुए कहा कि एडपाडी के पलानी स्वामी को पार्टी से निकाल रहे हैं, जिस पर पलानी स्वामी ने कहा कि उन्हें पार्टी के 1.5 करोड़ कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल है और वे इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आपको बता दें कि आज एआईएडीएमके की आम परिषद की मीटिंग हुई, जिसमें ई पलानी स्वामी, जिन्हें ईपीएस के नाम से भी जाना जाता है,
को अंतरिम महासचिव चुना गया। आपको बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ओपीएस की याचिका पर रोक लगाने की मांग को खारिज करने के बाद पार्टी बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान दोनों गुटों के समर्थकों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। बताया जा रहा है कि ओपीएस के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय पर धावा बोलते हुए ईपीएस के खिलाफ नारेबाजी की और ओ पनीरसेल्वम, ओपीएस और एडपादी के पलानी स्वामी के बीच कई महीनों से पार्टी के वर्किंग फॉर्मेट को लेकर विवाद जारी है। ओपीएस की ओर से मौजूदा संयुक्त नेतृत्व मॉडल को जारी रखने के लिए जोर दिया जा रहा है, लेकिन ईपीएस को पार्टी जनरल के रूप में एकल नेतृत्व तलाश है। और इसी के साथ हम यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का किया अनावरण। 6.5 मीटर है मूर्ति की ऊंचाई। सीएम योगी मुलायम सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वे मुलायम सिंह के घर कुछ वक्त तक रुके। पंजाब विधानसभा भवन के लिए केंद्र से जमीन मांगने पर कांग्रेस ने सीएम मान पर साधा निशाना, कही ये बात। और गोवा में कांग्रेस पर सियासी संकट, सोनिया ने खुद संभाला मोर्चा। जानिए शुरुआत से लेकर अब तक क्या हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, देश की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, वो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं, वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में कई दिनों से उमस भरी गर्मी से लोगों को हल्की राहत मिली है। आज सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली में आईटीओ और इंडिया गेट के पास बारिश हुई है और कई इलाकों में भी बारिश हुई है। बता दें कि दिल्ली में सोमवार की सुबह उमस भरी और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस मौसम में सामान्य तापमान है। सुबह 8:30 बजे हवा में सापेक्षिक आर्द्रता पर दर 75% रही। मौसम विभाग ने दिन में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई थी। दिल्ली में दिन के समय अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचांक AQI सुबह करीब 8:05 पर संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया। गौरतलब है कि 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा, 50 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम और इस बीच गंभीर भी माना जाता है, यानी कि 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। राजधानी दिल्ली में रविवार को शाम अधिकतम तापमान औसत तापमान से 1 डिग्री कम 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही सोमवार को हल्की बारिश की संभावना जताई थी। अब सोमवार को हुई कई इलाकों में बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी है, तो वहीं तापमान में भी कमी हुई है। काफी दिनों से दिल्ली वासियों को गर्मी से काफी परेशानी हो रही थी। कांग्रेस ने गोवा में संकट के बीच अपने 11 में से 2 विधायकों दिगंबर कामत और माइकल लोबो को अयोग्य ठहराने की मांग की है। इस संबंध में पार्टी ने स्पीकर के पास पार्टी ने अर्जी लगाई है। इससे पहले रविवार को कांग्रेस ने माइकल लोबो को गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया था। पार्टी ने लोबो और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पर बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है।
और वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में श्रीलंका को एक और झटका लगा है। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निसानका का गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के बीच कोविड से संक्रमित पाए गए। टीम में यह कोविड-19 का छठा मामला है। सोमवार सुबह चौथे दिन के खेल की शुरुआत से पहले श्रीलंका क्रिकेट ने एक अपडेट जारी करते हुए कहा कि ओशादा फर्नांडो निसानका कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें क्वारंटीन किया गया है और चिकित्सकों की देखरेख में है। फर्नांडो ने सीरीज के सलामी बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज की जगह से ली थी, लेकिन वे भी संक्रमित पाए गए। हालांकि जेफरी वांडर से धनंजया डी सिल्वा असिथा फर्नांडो के बाद श्रीलंकाई खेमे में यह छठा कोविड-19 मामला है। स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा ने शुरुआती टेस्ट नहीं खेला था। उन्हें दूसरे मैच के लिए बुलाए जाने की संभावना थी, लेकिन वे भी कोविड से संक्रमित मिले हैं। श्रीलंका ने हालांकि दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। ऑस्ट्रेलिया टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 364 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में 554 रन बनाए और वह पहली पारी के आधार पर 190 रन की बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। श्रीलंका की ओर से पारी के हीरो दिनेश चांदिमल रहे। चांदिमल ने 206 रन की नाबाद पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टार्क ने 4 विकेट हासिल किए। यूपी की लखीमपुर कोर्ट ने आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में अर्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुबैर को 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। वहीं कोर्ट अब जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। जुबैर को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। बता दें कि आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जुबैर के खिलाफ सितंबर 2021 में केस दर्ज हुआ था। जुबैर को अब सीतापुर जेल में ही रहना होगा। मोहम्मद जुबैर को 27 जून को धार्मिक भावनाओं के आहत करने वाले एक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि हिंदू शेर सेना के सीतापुर के जिला अध्यक्ष भगवान शरण द्वारा बीते 1 जून को धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर जुबैर की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जुबैर ने बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद और आनंद स्वरूप को ट्वीट पर लिखा था। घृणा फैलाने वाले हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण की तहरीर पर जुबैर के खिलाफ ये मुकदमा हुआ था। मोहम्मद जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने 2018 में उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया था। उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे थे। इस हफ्ते की शुरुआत में उन्हें यूपी पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के संबंध में सीतापुर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। 10 जून 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यूपी पुलिस की प्राथमिकता को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि जब जांच प्रारंभिक चरण में है तो हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेघा पाटकर पर रुपयों के गबन का आरोप लगा है। उनके समर्थक भी आरोपों के घेरे में हैं। मेघा पाटकर और उनके एनजीओ को 11 लोगों पर रुपयों के गबन के मामले में बड़वानी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मेघा पाटकर पर आरोप है कि नर्मदा के नवनिर्माण अभियान एनजीओ ने 84 सामाजिक कार्यों और आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि राशि का इस्तेमाल विकास परियोजनाओं में करने के बजाय विरोध प्रदर्शन करने में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनजीओ को बीते सालों में 13 से 14 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जबकि इस संबंध में आय और व्यय के स्रोतों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मामले को लेकर एक युवक प्रीतम बडोले ने एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता प्रीतम बडोले ने मीडिया में कहा, एनजीओ द्वारा महाराष्ट्र के नंदुरबार क्षेत्र में जीवनशाला नाम का एक स्कूल संचालित करने और बच्चों का भविष्य में बनाने की बात कही गई थी, जबकि हकीकत में इस प्रकार का कोई स्कूल देखा ही नहीं गया। यानी स्कूल के नाम पर मेघा पाटकर और उनके साथी पैसों का गबन कर रहे हैं, लोगों में भ्रम फैलाने और माहौल खराब करने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं मेघा पाटकर ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, अभी पुलिस की तरफ से कोई सूचना या नोटिस नहीं मिला है। हमारे पास आय और व्यय संबंधित सभी दस्तावेज और ऑडिट उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे कहा, विस्थापित बच्चों के लिए चलाई जाने वाली जीवनशालाएं 30 सालों से संचालित हैं। हर साल ऑडिट होता है। हमने पहले भी कई बार इसका जवाब दिया है और अब भी हम तैयार हैं। मेघा पाटकर ने चेतावनी देते हुए कहा, जिसने यह किया है उसे किसी ने भ्रमित किया होगा। हम कानून का सहारा लेंगे। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।